नहीं तो हम लगातार कोचिंग करते रहे, टेस्ट सीरीज देते रहे, हमेशा 7-8 साल मेंस दे देंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये कई लोग का बिहार एक्सपीरियंस में हुआ है सर, है। 3 साल मैंने दिया बिहार में, अरे। अब की बार मेरा सर फिर 7 नंबर से फाइनल सिलेक्शन हो गया। अरे। तो हमेशा सर लिख के आता हूँ, मुझे लगता है कि बढ़िया लिखा हूँ, अब फिर नहीं होता तो मतलब फिर आपका जब स्ट्रक्चरिंग देखा तो मैंने कहा कि हर क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग की डिमांड अलग है, बिल्कुल। हर क्वेश्चन की। तो वो लेकिन सर सर ये आप टेस्ट सीरीज वाले नहीं समझते हैं, आपने वो आपने अलग ही आपने रहता है। कनेक्ट किसी का किया सर कि आलोचना हमको नहीं करनी, नहीं, हमें आप- अपने अंदर झांक के देखना है। अभी हम आपने जो समझाओ। कनेक्ट किया कि GS1 और GS3 देखो अपने में कनेक्टेड है, ज्योग्राफी भी इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है, बिल्कुल। ये चीज कहीं Disaster कोई नहीं management से बताता, connected कनेक्टेड है। तो ये चीजें जब इंटर रिलेट कर पाएंगे तभी ग्राफ में हम जाकर हम वहाँ नहीं समझे कि ये GS1 का पेपर है, क्वेश्चन है आ गया GS3 में, फिर और ये GS3 आता का ही GS1 है। में आ गया, और फिर हम गलत करके चले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आते ही एग्जाम तो में। सर ये हम एक तो इंग्लिश में हम कैसे बचे, हमारे नंबर स्कोर हम कैसे पूरा फाइनल सिलेक्शन हो Yes, जाए। sir, ये अब इसमें मैं एकदम अब मेरा वर्डिक्ट इसमें ये है, हिंदी इंग्लिश मीडियम का पहली बात कोई भेदभाव नहीं है। और मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, यूपी PCS में खास तौर पे अगर किसी के साथ भेदभाव है तो वो इंग्लिश मीडियम है। बहुत खुल के बोलेंगे तो क्यों, डरिए मत। इंटरव्यू देने जाएंगे, इंग्लिश में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। माननीय मुख्य सचिव जो मिश्रा सर हैं, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अरे नहीं 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 मैम, नमस्ते, बैठिए। तो जो माननीय मुख्य सचिव जी हैं, आप देखेंगे कल जो उत्तर प्रदेश कैडर के 18 IPS अधिकारी थे 2020-21 बैच के, तो उनसे बात की है। देखिए आप लोग उनका वीडियो देखा शंकर मिश्रा सर, तो बात की है तो उन उससे वो क्या बोले, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पहली बार सारे IPS अधिकारी जो प्रोफेशनल आए हैं वो सारे हिंदी में बात कर रहे हैं, किसी को ऐसा डर नहीं लग रहा है, हिंदी में कोई भी डर नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि चूंकि हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ पे हिंदी बहुत ज़रूरी है, आप अंग्रेजी मीडियम से उत्तर प्रदेश में शासन नहीं कर सकते। भाई एक ग्रामीण व्यक्ति आपके पास कोई समस्या लेके आ रहा है, आप सोचेंगे मैं उससे इंग्लिश में बात करूँगा, लगता ही नहीं, संभव ही नहीं। तो इंटरव्यू जो होता है यूपी PCS का, वो आप देखेंगे कभी भी एक्सपीरियंस देखिएगा, आप अगर कोर इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपका इंटरव्यू हिंदी में ही चलता है। पहली बात तो ये 100 नंबर का इंटरव्यू है, इसके अलावा 150 नंबर का केवल जनरल हिंदी का पेपर आता है। मुझे बताइए, एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, वो 150 नंबर में किसके ज़्यादा मिलने चाहिए। इसी तरह से ऐसे का भी 150 नंबर का पेपर हिंदी मीडियम वाले को सामान्यतः बहुत ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि आपके पास मुहावरे, आपके पास लोकोक्तियाँ, यही तो आप जनरल हिंदी में लिख के आते हैं, यही तो जनरल हिंदी में लिख के आते हैं, तो वो आपकी अच्छी तैयारी होती है। एक जगह आपको भेदभाव फील हो सकता है। अच्छा, ऐसे में भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में आपको लिखने होते हैं 2100 शब्द। 2100 शब्द चाहे आप हिंदी मीडियम में लिखे चाहे इंग्लिश मीडियम में लिखे, दोनों बहुत आसान है लिखना, 3 घंटे में एकदम नॉर्मल है, मतलब आराम से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब केवल कहाँ प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है GS में। जो आपकी बात एक लॉजिकल है कि सर GS में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम की थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है और आपको थोड़ी फील आएगी कि स्पीड कम है। अब थोड़ा मैं UPSC से तुलना करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ भी रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा फैक्ट के आधार पर देखेंगे। पहली बात ये, UPSC में हमें लिखना होता है 4000 शब्द, 150 वाले 10 क्वेश्चन, 250 वाले 10 क्वेश्चन। यूपी PCS में कितना लिखना होता है, 3200 शब्द, 3250 टू बी प्रिसाइज, 125 वाले 10 क्वेश्चन और 200 वाले 10 क्वेश्चन, 3250। अब मुझे बताइए, इंग्लिश मीडियम वाले को हेल्प कहाँ मिल रही होगी, 4000 लिखने वाले में ना, कि 3 घंटे में 4000 शब्द लिखना है तो वो घसीटुआ लिख रहा है, जल्दी वो लिख पा रहा है। हिंदी मीडियम वाला भाई सही बात है, वो 4000 लिखने में वो कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यूपी PCS में जब लिखना ही 3250 है, तो चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, लिखने में क्या दिक्कत आएगी आप बताइए मुझे। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है ना कि भाई हमें इतना तो लिखना ही है, हम 3250 तो हमें लिखना ही आना चाहिए। ये अगर हम नहीं कर पा रहे तो मतलब कमी हमारे अंदर है, मीडियम में कमी नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए आपको मैंने कितने नंबर जोड़ा है, 100 नंबर इंटरव्यू के, 150 नंबर, 400 नंबर तो हिंदी मीडियम के साथ साफ पॉजिटिविटी है। आप जो बात कर रहे हैं, जो 800 नंबर जो आपको लग रहा है GS वाला पेपर, 1200 नंबर मान लेते हैं जो GS वाला पेपर, उसमें भी इक्वेलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं इंग्लिश मीडियम को नुकसान है उसमें, लेकिन उसमें हिंदी मीडियम भी एट पार, मतलब बराबरी के दायरे में है। भाई 3250, 4000 लिखना होता तो मैं मानता, पक्की बात है कि भाई हमें शीरो रेखा खींचना पड़ता है, 50 नौटंकी करनी पड़ती है, वहाँ पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको फ़ायदा होता है 4000 शब्द लिखने में, लेकिन 3250 लिखने में कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर जो बात आती है फैक्ट की, तो इस बार जो हम लोग के यहाँ से लगभग 86 से 90 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं,
लगभग 50-50 का रेशियो है हिंदी इंग्लिश। मीडियम में लगभग 50-50 का रेशियो है। तो ऐसा एकदम नहीं प्रतीत हो रहा है कि कुछ भेदभाव होता है, चाहे होगा, बल्कि बेचारे जो एकदम कोर इंग्लिश वाले थे, जो एकदम एक दो मैम आई थी, वो उनको हिंदी नहीं समझ में आ रही, उनको हिंदी नहीं आ रही थी। मतलब समझ रहे हैं वो, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला भाई बिना हिंदी के आप उत्तर प्रदेश में आप सोच रहे हैं आपको नौकरी मिल जाए और आपको हिंदी नहीं आ रही है, आप हिंदी में अगर अनकंफर्टेबल है, आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। मैंने ये एकदम ईमानदारी से बोला, आपके लिए इंटरव्यू बड़ा मुश्किल होने वाला है। इंटरव्यू बोर्ड आपसे जनरली बातचीत हिंदी में ही करेगा, तो इंग्लिश में आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करेगा। और मैं आप खुद सोचिए ना, आप खुद भी अगर इंटरव्यू बोर्ड आपको बैठा दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए, आप इंग्लिश में किसी से बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यूपी में शासन करना है। आप ऑल इंडिया सर्विस, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का इंटरव्यू हिंदी में इंग्लिश में होता है, उसका एक लॉजिक समझ में आता है कि भाई कुछ लोग को साउथ इंडिया भी जाना है, कुछ को नॉर्थ ईस्ट भी जाना है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ का इंटरव्यू तो हिंदी में ही होना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये। अब बात आती है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, मैं सबको साफ साफ बोलता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी अभी प्री होना चाहिए। प्री के लिए मैक्सिमम कितना समय दे सकते हैं आप? अच्छा आर ओ दे रहे ना आप लोग सभी लोग? हाँ, मैं तो कहूँगा दे लीजिए, आप दे लीजिए। हाँ दे लीजिए, बिल्कुल। आर ओ देने से एक फ़ायदा होगा, प्री के पहले प्री का माहौल आ जाएगा, हो ना हो उसको इग्नोर कीजिए। देखिए एक बात समझिएगा, एक बात मैं बहुत क्लियरली आपसे बता देता हूँ, आर ओ का पेपर देने के आने के बाद एक हफ्ता इस बात पे एकदम मत बिताइएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है। ये मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ। उस दिन आप लोग से नहीं समझाऊंगा, ठीक है। उस दिन भी मैं समझाने जाऊंगा ये बात, क्योंकि लोग ऐसे हैं ना, वो मानेंगे नहीं। तो पेपर देखिए आप बहुत नर्वस फील होता है, कह रही ये क्वेश्चन गलत हो गया, उसको देखिए मत दोबारा आके। जब तक आपका पीडीएफ के फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है, पेपर कब देखना तो बताता हूँ, देखना भी होता है पेपर। ये बताइए अभी तक प्री निकला है? हमारे साथ हाँ। नहीं सर, प्री नहीं निकला है, तब अब बताता हूँ कैसे देखना है, वो भी उसका भी इलाज है। बस एक पेपर देखिए आइए, ठीक है, तब रिजल्ट तक अपना पेपर दोबारा मत दीजिए, जब तक कि केस नंबर 1 एकदम श्योर ना हो कि मेरा प्री नहीं निकलेगा। अगर आप इस हफ्ते श्योर है कि मेरा प्री नहीं निकलेगा, तब पेपर देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि नहीं मेरा पेपर ठीक हुआ है, मैं पढ़ाई करके गया हूँ, पेपर दोबारा मत देखिए। क्योंकि पता है क्या होता है, होता ये है 80% लोग बाउंड्री लाइन पे होते हैं। अगर आप देखें ना, जैसे मान लीजिए 80% का कहना ये है, जैसे मान लीजिए 4000 लोग मेंस देने जा रहे हैं और कट ऑफ है 92 क्वेश्चन, नेट क्वेश्चन 92 कट ऑफ है, 4000 लोग मेंस दिए हैं, तो बताए 91 वालों का संख्या कितनी होगी या 90 वालों की संख्या कितनी होगी? लगभग 3000 लोग 90 से 91 के बीच में। वो 2 क्वेश्चन से लगभग 3000 लोग छूटे होंगे, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एकदम वहाँ पे जाके एकदम सिकुड़ जाता है, जब तक हम एकदम श्योर ना हो कि नहीं होगा। मान लीजिए थोड़ा भी डाउटफुल है, तो आप क्या करेंगे, आप मिलाएंगे। आयोग जनरली 10-15 क्वेश्चन में गलतियाँ करेगा ही करेगा, 10 तो मान के चलिए मिनिमम। 10 क्वेश्चन में वो गलतियाँ करने का ये मतलब है, आपको डाउट आएगा कि ये सही होना चाहिए कि इसका ये सही होना चाहिए, मेरा तो ये सही हो गया। और आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे, यार अभी मेरा 90 नेट बन रहा है, अगर ये 3 क्वेश्चन मेरे पक्ष में आ जाते हैं तो मेरा 93 बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, घूम के फिर एक खेल शुरू होगा अपने आप अलग समझ रहे हैं? ग्रुपिंग कर लेंगे, बस। समझ रहे, ये ग्रुपबाजी। हाँ, मैं इसीलिए मैं पता है मेरा स्टूडेंट कम्युनिटी को एकदम समर्पण के साथ प्रयास है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने कभी मतलब युवराज लोगों ने सीधे बोल दिए कि इवन अगर यूपीएससी हिंदी को ये लगता है, एक बार भी डाउट होता है कि मैं पैसे वैसे की डिमांड कर रहा हूँ, भाई मैं यूपीएससी हिंदी छोड़ के मैं दूसरे जगह पे, मतलब मैं एक नॉर्मल न्यूट्रल ग्राउंड पे मेंटरशिप प्रदान करूँगा, लेकिन मेंटरशिप से कभी नहीं हटूंगा। क्यों? और जहाँ पे चयन भी नहीं है सर, स्पष्टता, और उसके बाद भी इतना आप 7-8 साल का पूरा परिश्रम, पैसा, इतना धन लगा के जब आप अपने स्वयं इतना इजीली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैसा तो कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मैं यही बात नहीं मैं देखिए मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई के लिए एकदम नहीं, आप लोग पढ़ाई के लिए क्या करिएगा ना, मुझे मैसेज कर दीजिएगा बढ़िया। राहिला मैम, अच्छा कोई फोन आ रहा था ना अभी आने, अभी देख हम लोग भी सर यहाँ पे 4-5 साल रहते हुए होंगे, और हम लोग भी डिफरेंट कोचिंग करते हैं, तो हम लोग कितना पैसा खर्च होता है, तो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, कितना इन्वेस्ट होता है, तब जाके आदमी यहाँ तक
उपलब्ध करा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है तैयारी में? सबसे महत्वपूर्ण ये है, पैसा महत्वपूर्ण है ही नहीं, महत्वपूर्ण है समय। समय। अगर मुझे कोई ना मेरा 1 साल लौटा दे और मेरे से 5 लाख रुपए मांग ले, मैं तो ले दूंगा, मैं ठीक है मेरा 1 साल लौटा दो। समय सबसे महत्वपूर्ण है, यही बात मैं तभी से समझा रहा हूँ। तो देखिए, जब अभी मैं वापिस आपको पहले एक एक करके आंसर देता हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। आपने कहा आईएएस के 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आदमी व्यस्त पड़ जाता है। व्यस्त होता है तो अब रिजल्ट का इंतजार करने बैठ जाता है, न कि मेंस की तैयारी, न कि आंसर राइटिंग। वो बैठ जाता है रिजल्ट का वेट करते, और रिजल्ट का वेट करते करते हो जाता है 40-45 दिन। रिजल्ट आता है, मान लो पक्ष में नहीं आया, तो सबसे बढ़िया होता है ऐसे अभ्यर्थियों का जो कि 45 दिन वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। मैं बजरंग बली से प्रार्थना करता हूँ अंतरात्मा से उनका रिजल्ट ना आए, सीरियसली। ये होता है। मैं एकदम इस मामले में अंत में मेंस से मिलता कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, ये होता है दुर्भावना। कि मेंस दिए थे, मेंस। मैं उनके सहायक हूँ, आप समझिए। क्यों? आप 45 दिन फिर रोग आके एकदम माथा पीट के एफर्ट करेंगी, ठीक है करेंगी, किया ही होगा पहली बार, याद है ना, पूरा जी मर के। फिर क्या होता है, एक नया रोना रोहट आ जाता है, क्योंकि 5 दिन आप फिर मेंस लिखते हैं, हाथ दर्द अलग से होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये दाग अभी तक देखिए गया नहीं है, लास्ट बार सितंबर का लिखा है मैंने। वो क्या होता है भाई, आप 7-8 पेपर जब लिखते हैं, हाँ, ये गांठ बन गया है। लिखते लिखते देखिए ये रियलिटी है। गया नहीं, पिछले साल का है सर। हाँ, ये अभ्यर्थी वर्ग की रियलिटी है, ये बात समझिए। तो प्री नहीं हो तो सबसे बढ़िया है कि ठीक है चलो 10 दिन और रोएंगे, यही तो, और क्या। कम से कम वो कंटिन्यूअस रोने की साइकिल में तो नहीं आएंगे। नहीं हुआ, अब समझिए बढ़िया क्या होता है। बढ़िया हो कि आप आइए शांति से, ठीक है, एक दिन का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम प्री देने के, जब प्री जितना नज़दीक आता है प्री, हम उतना ही फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी करते हैं। आप सोचिए आपके ऊपर कितना मेंटली प्रेशर बनता होगा, यार ये टेस्ट लगा लें, ये क्वेश्चन लगा लें, ये बुकलेट सॉल्व कर लें, करंट अफेयर्स की ज़्यादा वीडियो चल रही है, करंट अफेयर्स की निशान सर भी पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स की ये भी चले, क्या पढ़ें। मतलब दिमाग 40 जगह पे मेरा बिजी रहता है प्रीलिम्स से पहले। तो जब हम प्रीलिम्स देते हैं तो 2-3 दिन का प्रॉपर 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए। आंसर की मिलाने से इन पंचायतों से बढ़िया 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, ठीक है, रिलैक्स होके एकदम उसमें जो मजे करना है करिए। अपनी बुक झाड़ लीजिए, किताबें झाड़ पोछ लीजिए, अपने हथियार इकट्ठा कर लीजिए कि मेंस में क्या क्या करेंगे, बैठ के सोर्सेज इकट्ठा कर लीजिए कि ये मेरा सोर्स होना चाहिए। फिर लग जाइए तीसरे दिन पे मेंस, आंख बंद करके मेंस कर लीजिए, बिना ये सोचे कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, बिना इस बात को सोचे, और शांति से लिखते रहिए। जब इस प्रकार के अभ्यर्थी का प्रीलिम्स निकल जाता है या प्रीलिम्स में रिजल्ट आ जाता है, तो उसको पहली बार एकदम सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि भाई एक पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। और दूसरी बात क्या होता है, उसके 45 दिन उसने मेहनत की है, तो जो 45 दिन की मेहनत होती है तो वो अपने आप में, आधे अभ्यर्थियों से तो ऐसे ही, तो जो 4000 लोग मेंस लिखते हैं ना, 2000 तो बेचारे वेट ही करते हैं, तो आप उन 2000 से तो सीधे आगे चली जाती हैं। अब मामला था केवल 1000 अंदर आपको आना है, वो आपकी मेहनत, थोड़ा सा लक। सर इस बार तो वैसा नहीं किया था, लेकिन बस वही है कि मुझे लगता है कि मैं फ्लो चार्ट वगैरह ज़्यादा बनाती थी। क्या लाई हैं 1-2 आंसर लिखे दिखाएंगे, इसमें तो नहीं लिया फ्लो चार्ट, मोबाइल पे PDF है कहीं है, देख मैं, जैसे मुझे देखना पड़ेगा ना, मैं ऐसे कैसे बता दूँ। सर मैं नोट्स बनाई हूँ, लेकिन तो उसमें उतना फ्लो चार्ट नहीं बनाई हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं बना दी देती हूँ, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि नहीं यही बात है ना। जय हिंद, बैठिए। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, हाँ मैं आपसे एक बात बताता हूँ। देखिए फ्लो चार्ट का ये सीन है कि मैं किस बात का फ्लो चार्ट बनाऊँ, क्या बनाती थी, हाँ मुझे ये बताइए। इसी में डायग्राम बना के बताइए। 7 नंबर वाला क्वेश्चन रहता था, तो उसमें पहले एक फैक्ट से स्टार्ट करती थी, जो क्वेश्चन रहता था कि करंट में कोई फैक्ट से होगा, उससे स्टार्ट करती थी, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स हो तो जस्ट डेटा होता बता दे, फिर उसके बाद में कुछ पूछा विशेषता है, तो जैसे कि वहाँ पे डाल के फिर ऐसे करके। इसको फ्लो चार्ट कौन बोलता है? इसे क्या बोलते हैं? इसको फ्लो चार्ट का मतलब पता है क्या होता है? फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं फ्लो चार्ट का। अब ये गोला वाला जो ऐसे ऐसे इसको कतई फ्लो, ये क्या होता है सर? ये सबसे बड़ी तो समस्या। मुझे बताइए इस बात को अगर मैं सीधे पॉइंट में लिख दूं 1 2 3 4 विशेषताओं को, तो मेरा क्या गड़बड़ जाएगा? सर ये बुक्स में भी ऐसा रहता है, फिर बुक्स में लिखने दे, लोगों को लगता है ना इससे कॉपी सज जाती है। कायदे से कायदे से ना इससे कॉपी भद्दी हो जाती है आपकी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ्लो चार्ट का मतलब क्या था उसको समझिए। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछे वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए,
ये प्रश्न आया। अब वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट से दिखाते हैं कि वो चीज़, देखिए फ्लो चार्ट का मतलब होता है देखने में चीज़ जल्दी समझ में आ जाए। फ्लो चार्ट का मतलब होता है मैं फ्लो चार्ट देखूँ तो मुझे समझ, जैसे मैं क्या लिखूँगा, स्टेप 1 एक बक्सा बनाऊंगा कि वहाँ पे क्या होगी, जो भी बैक्टीरिया वायरस है उस पर टेस्टिंग होगी या जो भी होगा, मुझे एग्जैक्टली प्रक्रिया पता भी नहीं। अब मैंने इसको लिखा है टेस्टिंग, फिर मैंने आगे लिखा कि क्या रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में आएगा यस या नो। अगर मान लो वो जो बैक्टीरिया या वायरस है वो काम कर रहा है तो आगे बढ़ूंगा, अगले स्टेज पे जाऊंगा, काम नहीं कर रहा है तो नो, वहीं से वापस स्टेज 1 पे जाऊंगा। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब समझ आया? सर वो लोग यही तो कमी रहती है। नहीं, कमी नहीं है। सुनिए, इसका प्रयोग आप कुछ क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ये तरीके से। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसको फ्लो चार्ट नहीं कहते हैं। अपनी बात को व्यक्त करने का तरीका, इसका प्रयोग उन सिचुएशंस में करते हैं जब आपके पास कंटेंट उपयुक्त न हो, जब आपको लग रहा हो ना कि भाई इसमें 150 शब्द पूछे, मेरे पास 100 शब्द है, तो आप इस तरह से प्रेजेंट करके अपनी बातों को लिख सकते हैं कि आपने बड़ा सा बक्सा बना के लिख दिया विशेषता और 1 2। अब ये जो लाइन खींचने इसमें स्पेस भर रहा है, आपकी कॉपी थोड़ा देखने में अच्छी लगेगी और लगेगा कि हाँ जगह भर गई है, बस में नहीं। लेकिन आपको मान लीजिए 10 विशेषता पहले से आती है और डिटेल में आती है, प्रश्न में पूछा भी है कि विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब आप उसमें फ्लो चार्ट बना दिए और उसमें गोंज मोज दी पूरा, भाई गोला बना है 10 पॉइंट आ ही नहीं रहे उसमें, तो ये चीज़ गड़बड़ी कर देती है, ना कि अच्छी। ठीक है, फ्लो चार्ट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आदित्य L1 जा रहा है अभी वहाँ पहुँचा, इस बात का फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, कि किस तरह से गया, लॉन्चिंग होती है पहले, है ना, लॉन्चिंग के बाद हम एक स्फीयर में जाते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिट में जाते हैं, ऑर्बिट के बाद हम ऑर्बिट चेंज करते हैं, फिर वो बार बार अर्थ के अराउंड घूमता जाता है। ये बात नहीं, मैं बताता हूँ, तो मैं क्या करूँगा आप समझिए। तो मैं इस बात को फ्लो चार्ट पे दिखा सकता हूँ कि भैया ये हमारा सन है और ये हमारी कार है, ये पार्टी हो रही है, ये वाला नहीं, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा सन है। तो क्या होता है जनरली, पहले हम इस ऑर्बिट पे भेजते हैं, तो स्टेज 1 यहाँ पे गया, यहाँ पे हमने लिखा स्टेज 1, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, कोर्स करेक्शन करते हैं, फिर जियो स्टेशनरी भेजते हैं, बड़े वाले ऑर्बिट में भेजते हैं, स्टेज 2, ठीक है। और हमने ये एरो से दिखाया कि देखो ये स्टेज पार हो गए। इस बात को जब मैं लिखने बैठता तो मैं एक पन्ना भर देता, लेकिन मैं इस बात को लिखता तो मैं एक पन्ना भर देता। मैं जब फ्लो चार्ट से इस बात को समझाऊंगा तो क्या होगा, कम समय में और टू द पॉइंट ये डायग्राम देख के एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ L1 कैसे, L1 और यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया, ये सन है, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L3 है, यहाँ पे L4 L5 जो भी पॉइंट्स है मैं दिखा दिया, स्टेबल ऑर्बिट। तो मैंने डायग्राम या फ्लो चार्ट से दिखा दिया कि ये प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने का। बात समझ में आई? तो ये हमें, अब मान लीजिए पूछा, अब आप क्या किए, आप मान लीजिए पूछे कि L1 के पहुँचने से लाभ क्या होगा, या L1 पर पहुँचने से लाभ। अब ये आपने बताया और इसको आपने कहा कि ऐसे 1 लाभ, फिर 2 लाभ, आपने बताया, इससे क्या चेंज हो गया? इवन हो सकता है कि भद्दा हो जाए, मान लीजिए आपको 6 पॉइंट आते और आपके 4 ही आते, तब क्या करेंगे, हई से घुमा के लाइन बनाएंगे, फिर यही करेंगे ना, घुमा के लाइन लेंगे। बेटर है आप इसको सुंदर थोड़ा सा दूर लिखिए, सुंदर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे लिखिए। इस प्रक्रिया का प्रयोग तभी कीजिए जब आपको कंटेंट नहीं अच्छा याद है। उस क्वेश्चन पे आपको कंटेंट लग रहा है कि मेरा आधा अधूरा कंटेंट है यार, मेरा सही, मैं ना पता है मैं इसी बात पे एकदम पूरी किताब लिख रहा हूँ, ये जितने डाउट्स हैं मैं लगभग, मैं मान के चलिए कि लगभग 200 पेज लिख चुका हूँ उसमें। हाँ, यही समझते, ये बुक लिख कौन रहा है, बुक वही लिखे। आधी तो अपनी प्रॉब्लम ये है ना, लिख वो लोग रहे हैं जो या तो खुद ही एग्जाम नहीं देते, देते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, या फिर दिए हैं तो बाबा आदम के जमाने का, तब से कितना प्रोसेस। भाई मैं हिंदी साहित्य में ही, मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए मैं एकदम प्रॉपर क्लियर कटा से बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य में ही मैंने इस बार उन सारे लोगों से बहुत ज़्यादा नंबर लाए जो 5-5 साल तैयारी करते थे, है ना। बजरंग मेरा सबसे खास दोस्त है, वो 3 साल लगातार हिंदी साहित्य पढ़ा, उसके 230 और मेरा 263, जबकि मैंने केवल 3 महीने तैयारी की थी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, जो भाई जिसने 97 में अगर एग्जाम दिया है, आपका ठीक है कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको हिंदी साहित्य, अब आप मुझसे कुछ पूछे हिंदी साहित्य में मैं नहीं बता पाऊंगा, सीधी बात है भाई, मुझे आता नहीं है। लेकिन हाँ, समझ रही है प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी बात है। मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे अपना ज्ञान वहाँ नहीं दिखाना है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो समझिए कई बार क्या होता है, जब हम इंटरव्यू में भी जाते हैं ना, मान लीजिए उसने कोई क्वेश्चन पूछा,
और आपने आंसर दिया, वो कह रहा नहीं तुम्हारी बात सही नहीं है। तो कई बार अपने आप को वहाँ पे लड़ना नहीं होता है ज़बरदस्ती, ठीक है। इस बात को एक बार करना होता है, हाँ सर आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं एक बार वापस देख लूँगा, मुझे यही पता था। इससे आप ये भी नहीं सिद्ध हुए कि आपको नहीं आता है, आप डर रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड आपको डरा दे रहा है, लेकिन इससे आपकी हम्बलनेस, आपका रिस्पेक्ट दिखता है कि आप बोर्ड के प्रति रिस्पेक्टफुल है। और इसी तरह से हमें पढ़ाई के प्रति भी रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा हर स्टेज पे। हम प्री देने जा रहे हैं तो मेरा एप्टीट्यूड पूरी तरह से प्री ओरिएंटेड होना चाहिए। भाई मुझे नंबर लाने हैं, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ दूँ, आप नहीं बता पाऊँ, उससे कुछ नहीं दिक्कत होगी। अगर प्री निकल जा रहा है तो आप बॉस हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया, जैसा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तब तक आधे लोग मुझे गधाई मानते थे, बोलते थे खुद का नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या खा लेंगे क्या, है ना। और सिलेक्शन हो गया, अब भर्ती बंद हो गई। मेरा नॉलेज पे क्वेश्चन उठा दो भाई, अब मैं आपसे डिबेट करने बैठूँ, आप अब मेरे से कुछ पूछ देंगे, मैं 90% श्योर हूँ मैं नहीं बता पाऊँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग अपने आसपास आवामंडल इसलिए डेवलप करते हैं कि उन तक कोई रीच नहीं कर सके, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। समझ रहे हैं, और यही बात है, डेवलप कर दिया जाता है। हाँ। वो एक अलौकिक अद्भुत चीज़ है जहाँ तक पहुँच मुझे प्राप्त है, और ऐसा कुछ है नहीं है। बस ये करना मजबूरी है, नहीं तो फिर वो टूट जाएगा। मैं आपसे एक बहुत क्लियर कट बात बता रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया, इसमें केवल और केवल लक एकमात्र फैक्टर था। जैसे आपने मेहनत नहीं मेहनत की थी, मेहनत 19 से कर रहा था, सबसे बड़ी बात है। उसका रिजल्ट अब आना था। तो यही बात समझी, समय के साथ रिजल्ट आता है। देखिए कितनी पॉजिटिव बात है, मेरे से दिया ना एग्जाम्पल, रिजल्ट समय के साथ आता है, लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं था कि मेहनत करना रोक देंगे। आप समझी ना, बस आपने कितना बढ़िया समझदार है। लगभग 100 शब्द एक 75 से 100 शब्द एक पेज पे, इतना रहना चाहिए। यहाँ पे पेपर से अगर आपको आ रहा है कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, तो 9 पेपर से प्री निकलेगा, फिर उसका रिजल्ट करके फिर आगे बिल्कुल। फिर आगे हम कैसे करते हैं? अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद मान लीजिए सपोज आप अगर ध्रुव में हैं तो ध्रुव की क्लास 10-15 लगातार कर सर, लें। अभी क्लासेस जो हुई है की, तो वो फिर से अगेन रिवाइज करूँ तो पुराना तो नहीं, कैसे पुराना हो जाएगा, अर्थ का क्रस्ट चेंज हो जाएगा क्या? अरे 2-4 करंट अपडेट होगा, मुझे यही नहीं समझ आता। सर जो आप 6 महीने का पास बता रहे थे, उसको एक बार बता दो, सब बता दो, चिंता मत कीजिए, बिना बताए नहीं करना। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप एक बार पहले तो ये समझ लीजिए कि मैं ये कह रहा था, अभी प्री पे पूरी तरह से फोकस हो जाइए। और प्री में मतलब इतना एफर्ट होना चाहिए कि श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा प्री निकलेगा ही निकलेगा। फिर एग्जाम आके रिवाइज नहीं करेंगे, हम पेपर नहीं चेक करेंगे, इवन ऑफिशियल आंसर किया आएगी तो भी मत देखिए, लोड ही मत लीजिए, छोड़िए, गोली मारिए। और ये मान के चलिए मेरा नहीं होगा, छोड़िए, रिलैक्स, अपना पढ़ाई करिए मेंस की, ठीक है। ये सोचते हुए मेंस की तैयारी कीजिए कि मान लो अगर अगली बार भी मुझे देना पड़े तो कम से कम मेंस की तैयारी तो अच्छी रहेगी मेरी, ये सोच के तैयारी करिए, ठीक है। तो शुरू के 4-5 दिन आप क्या करिए, आंख बंद करके थ्रू की जितनी मैक्सिमम क्लासेस रिवाइज कर पाइए कर लीजिए। खासतौर पर ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूरा कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पूरा, नोट्स बनाई हो तो फिर नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर भी क्लास कर लीजिए, फिर भी क्लास कर लीजिए। जैसे 1-2 चीज़ों में इतनी खास बात होती है ना, मैं आपसे बता रहा हूँ, है ना, वो इतना क्या होता है, कई बार एक बार में हमारी बात में वो चीज़ नहीं हिट करती है जो दूसरी बार में करते हैं, आप देख सकते हैं कि बातें बोलते रहते हैं, इसीलिए आप चीज़ नोटिस नहीं कर सकते। विश्वास करना पड़ता है। तो ज्योग्राफी में मैं खास तौर पर कहूँगा एक बार इसकी क्लास कर लीजिए, अब फिर भिड़िए प्रीवियस ईयर नॉर्म्स क्वेश्चन। बोले, ज्योग्राफी बोले, हाँ। मैं एक बार थोड़ा चाहूँगी सर, मैंने फॉरेन क्लास उस टाइम टाइम नहीं चले थी, फिर मैंने सत्यप्रकाश की क्लास देखी तो इतना अच्छा बताया था, टू द पॉइंट बताया था, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और मैंने सारी यूपी स्पेशली क्लास वो जो सर की इकोनॉमिक्स वाला सर जो है रमन सर, उन्होंने यूपी स्पेशली इकोनॉमिक्स बहुत सारी देखी थी, बस मैंने इनकी पॉलिटी वाली क्लास छोड़ दी। मुझे लगता है वो मुझे करनी चाहिए थी, अब मैं वो अब देख लीजिएगा, अब उसको मत परेशान, अब देख लीजिएगा। क्यों करनी चाहिए बाहर है ग्रुप और करो और कंप्लीट कर सकते जो टॉपिक अभी पूरा फोकस नहीं करो, इससे आगे कैसे चलना चाहिए। नहीं, अब केवल हो गया, आपका समय नहीं है। घुमा नहीं है ना? रहे जितना टॉपिक है वही कवर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास समय बहुत सीमित है, और असीमित समय है नहीं। असीमित समय नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास अब असीमित सोर्स नहीं होने चाहिए। मैं खुद भी अगर कहूँ ना कि नहीं ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, तो आपके पास मुझे नहीं कर सकते, लिमिट है। मैं बताने के बाद आपको 200 चीज़ बता दूंगा। अब जब प्री खत्म होता है तो प्री के बाद आपके 2 सोर्स होने चाहिए एकदम क्लियर है। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
दूसरा है मेंस 365, ये जो विजन वाली आती है ना मेंस 365, ये कर लीजिएगा, ये सही है। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि मतलब उसमें मैं ये करूँगा, फ्री के बाद बता दूंगा क्या है। अभी तो यही मान के चलिए उसको करना है, दिमाग में ये रख लीजिए उसको करना है। अब कितना करना है ये चलिए बाद में डिस्कशन कर लेंगे, हो सकता है कि मैं पढ़ाई डेट में आती है। तो मंथली मैगजीन करती है विजन वाली, उससे भी काम कर लिया, वो दोनों सिमिलर है। जो लोग मंथली मैगजीन करते हैं वो उसको कर लेंगे, ठीक है। मतलब करेंट अफेयर्स का एक सोर्स यही होगा मेंस के लिए, और कोई सोर्स नहीं होगा। न्यूज़पेपर पर सब बंद कर दीजिएगा, मेंस के समय सब बंद कर दीजिएगा, कोई मैटर नहीं करता। भाई मुझे बात बताइए, एक क्वेश्चन में पूछा है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिए भारत सरकार की योजनाएं बताओ, मान लो यही पूछ दिया डायरेक्ट क्वेश्चन, और एक दिन पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था द हिंदू में, और उसने एग्जांपल दिया था किसी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का बहुत जबरदस्त होगा, और आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी, आपका ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा इसकी वजह से? नहीं, एकदम नहीं खराब हुआ। योजनाएं आपको पहले, योजनाएं तो समय से चल रही थी। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप वाला उस दिन वाला एग्जाम्पल आपको नहीं पता हुआ तो भी आपको जीविका कार्यक्रम बिहार वाला जो एग्जाम्पल चले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस मित्र वाला, ये तो पता होगा ना, इसको लिख के काम करेंगे। उस एक एग्जाम्पल के लिए मैं 2 घंटा न्यूज़पेपर थोड़ा ना पढ़ूंगा, एकदम नहीं पढ़ूंगा। केवल विजन की मंथली मैगजीन या फिर मेंस 365 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमारा सबसे ज़्यादा कोर्स सोर्स होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी पीसीएस दोनों का होगा, केवल यूपीएससी नहीं, घटना चक्र नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस दोनों। दृष्टि वाला भी ठीक है, अच्छी तो नहीं है, हालांकि अगर ध्रुव की बात की जाए, ध्रुव में जैसे क्वालिटी मैंने लेकिन सब में नहीं कराई है ना। जैसे हम, मुझे ये कहना है कि ये लोग 10 साल का एकदम रटे, घटना चक्र वाला लिए थे, वो सही नहीं था। यूपी पीसीएस वाला मुझे देखना पड़ेगा किस बस है। आप लोग क्या करने आए हैं जब सर पिछले वही नहीं लेके आए, मुझे सर, लगा अगर करते हैं घटना चक्र वाला करते हैं सर मेंस की उसके साथ बेसिक में अच्छा तो नहीं करते हैं, सब नहीं लिखा जाता है। अगर ध्रुव ना पहले नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ इसमें एक मिसकंसेप्शन है, सब कर रहे हैं, करता कोई नहीं है, अंतर है। कहने का ये मतलब है सब खरीद सब लेते हैं। घटना चक्र 1 साल में लाखों किताब सेलिंग करती है, तो खरीद तो सब लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ता कोई नहीं है ढंग से, पढ़ने का तरीका किसी को नहीं पता। लोग क्या करते हैं, अब देखिए जैसे मान लीजिए घटना चक्र में क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इसी में दृष्टि में पहला क्वेश्चन ही गलत नहीं है सब पूरे। पहले क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की प्रमुख या प्राचीन भारत से उदाहरण देते हुए भारत की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा कीजिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ लिया। अब घटना चक्र के आंसर में मान लो प्राचीन भारत पर ही चर्चा है केवल, कि प्राचीन भारत का काल ऐसे से ऐसा था, है ना, इतने समय में ये से ये हुआ, और स्थापत्य कला के नाम पे कुछ चर्चा ही नहीं की। आखिरी में 2 पॉइंट बता दिया कि स्थापत्य कला में मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा का यही दिखता है, मान लीजिए यही 2 पॉइंट दे दिया। आपने जब ध्रुव की क्लास की रहेगी, जब आपको आइडिया होगा तो आपकी बात समझ में आएगी कि उसका कंटेंट इस प्रश्न से लेना देना है ही नहीं। लेकिन प्राचीन भारत के बारे में जो आप पढ़ेंगी वो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। मान लीजिए अगले साल क्या है कि सर यूपी पीसीएस क्वेश्चन बना दे, प्राचीन भारत की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और बताइए प्राचीन भारत का काल जो बनाया गया है कि इतने समय से इतने समय को प्राचीन भारत बोला जाएगा, कितना सही है। तब ये जो कंटेंट है आपके काम आ जाएगा, जो पढ़ा हुआ कंटेंट है वो काम आ जाएगा ना। हमें कंटेंट के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल आंसर देखते हैं, ना कि ये मानते हुए कि वो मॉडल आंसर है। तो पढ़ने का तरीका ऐसा होता है, पढ़ने का तरीका एकदम होता है। और क्या करना है, कंटेंट के तौर पे देखना है और खुद ये करना है स्ट्रक्चरिंग। तो मैं इस बात को विश्वास करता हूँ मान के कि आपके पास 3 महीने में इतना समय नहीं होता है कि आप 10 साल के पेपर पूरा लिख पाए। मानता हूँ 40 पेपर लिख पाना असंभव है, मैं तो नहीं लिख पाऊँगा। आप कोई अगर ये साधना करना चाहता है तो कर सकता है, अभी से कर ले भाई, 4 पेपर रोज लिखे 10 दिन, मेरे हिसाब से नहीं संभव है। तो कम से कम उसकी स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। पेपर मत लिखिए ठीक है, एटलीस्ट उसकी स्ट्रक्चरिंग बना लीजिए। इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूंगा, मेन बॉडी में मैं इन पॉइंट्स को लिखूंगा, कंक्लूजन में मैं इन पॉइंट्स लिखूंगा। ये आता है ना करने स्ट्रक्चरिंग, ये करना है पूरे 10 साल के यूपीएससी के और 5 साल के यूपीपीसीएस के। ये काम जो करेंगे ठीक है, जो हमारे लिए से तो वो सही है, अपने ही सही, बट वो सही है कि नहीं, दूसरे पर्पज से कैसे वाली करेंगे। ये क्या होता है, दो बातें। देखिए जब ग्रुप की क्लास करेंगे ना तो आइडिया लग जाएगा, पहली बात एकदम आइडिया लग जाएगा एकदम श्योरिटी के साथ। दूसरी बात ये है, नहीं से हाँ तो हो रही है, अंततः हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये लेवल 1 है मेंस का, ये मेंस का लेवल 1 है जो हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट में होता है देखिए, फिर सेकंड लेवल होता है टेस्ट सीरीज,
कि मैंने एक टेस्ट पेपर लिखा, कम से कम हर पेपर के एक तो मिनिमम सॉल्व किया, 3 घंटे बैठ के। तो मान लिया मैंने 6 पेपर सॉल्व किए, कॉपी अपनी चेक कराई, तो कुछ तो वहाँ से आइडिया लगेगा। लेकिन टेस्ट सीरीज भी आपका सिलेक्शन कभी नहीं करा सकता, चाहे वो यूपीएससी हिंदी की हो, चाहे वो किसी भी कोचिंग की हो। मैं एक बात आपसे बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, मेंस की टेस्ट सीरीज कभी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। क्यों? कॉपी कौन चेक करता है मेंस की टेस्ट सीरीज? आपको पता भी नहीं होगा, मैं आपसे बता दूँ क्लियर, बहुत बड़ी बड़ी भारत में कोचिंग, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग कॉपी चेक करते हैं जिनका प्री इवन जो मतलब केवल कोचिंग कर रहे हैं, अभी तक प्री देने भी नहीं गए। मतलब जब प्री आता है ना तो डर जाते हैं कि यार घर में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आ गई, घर में आ गई, तो हम कोचिंग करेंगे, मतलब हम कोचिंग में काम करेंगे, कुछ पैसा कमाना है हमको, हम प्री नहीं देने जाना। जो प्री देने भी नहीं गए, प्री दे के हारना अलग बात होती है। होता है ना कि हम लड़ के मैदान हार रहे हैं, और एक होता है हम लड़े ही नहीं, वो वाले लोग कॉपी चेक करते हैं। तो आप अगर उनसे ये उम्मीद रखेंगे कि आपकी कॉपी में बहुत बढ़िया टू द पॉइंट कॉपी चेक करके देगा, तो वो कमेंट पता है क्या करेगा? इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, या फिर ऐसे लिखेगा इंट्रोडक्शन में सुधार करें। साला क्या सुधार करे पता नहीं है, लिखेगा मुख्य भाग में और बिंदु जोड़े। मतलब ये तो हमेशा आपसे मुझे ऐसे कॉपी चेक करनी थे ना। लोग कहते जब हम लोग लास्ट ईयर प्राइस रखा, जब मैं यूपीएससी में था, तो जब प्राइस रखा था हमने 6,000 या 12,000 समथिंग कुछ फीस रखी थी भाई जा, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो पर कॉपी चेक करनी ही पड़ती है, तो फीस हाई रहती है। तो सीरीज लोग हम लोग के पीछे कुछ लोग होते हैं ना मूर्ख बुद्धि, क्या करेंगे हम लोग का कुछ नहीं। तो हाँ जो भी था, जितने का भी था, मैं मुझे प्राइस नहीं आया। हाँ सुनिए चाचा, सुनिए बात। मेन बात ये थी वहाँ पे, अगर मुझे ऐसे कॉपी चेक करनी रहे ना कि मैंने 3 टेम्पलेट्स बना दिए, इंट्रोडक्शन में सुधार करो, मुख्य भाग में और बिंदु जोड़ो, निष्कर्ष और अच्छा बनाए, तो मैं क्या करता, कट कॉपी पेस्ट करके सारी कॉपी, और मैं पता है क्या करता, 100 रुपये पर टेस्ट की कॉपी लगा देता। मेरा क्या जा रहा है? प्रॉब्लम तब आती है जब मुझे बिंदुवार पढ़ना पड़ता है, जब मुझे चेक करना पड़ता है कि आपने कोई फैक्ट दिया, गलत तो नहीं दे दिया। प्रश्न की डिमांड थी भारत की सीमाओं पर, या भारत के परिप्रेक्ष्य में सीमा एवं सीमांत पर चर्चा करें, प्रश्न की डिमांड ये थी, और मैंने लिख दिया है भारत की सीमाओं पर चर्चा, सीमांत के बारे में मैंने लिखा ही नहीं। तो जब तक मेरे अंदर वो समझ नहीं होगी, मैं कैसे कॉपी चेक करूँगा? ठीक है, और जब मेरे अंदर समझ होगी भी तो मुझे समय लगेगा देखने में। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा फिर भी मैं कह रहा हूँ, सब लोग जैसे यहीं पे जितने लोग हमारे, सभी लोग ही मेहनत लिखे, हमारे पास उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम सबकी कॉपी चेक कर पाएँ। पक्की बात है, किसी ना किसी को तो अलग अलग जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, करिए, धूमधाम से करिए, उसके भरोसे मत रहिए। कहने का ये मतलब है, भरोसे किसके रहना है? जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है टॉपर्स का। टॉपर्स कॉपी के भरोसे रहना है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं। जब मेंस के पहले आप उनकी कॉपी देख रहे होंगे, तो वो भी उसी समय पिछले साल यही स्टेज पे होंगे। पिछले साल जब वो सेलेक्ट हुए हैं, तो मेंस के कुछ दिन पहले उनकी भी तो हालत सेम आप जैसी होनी चाहिए, एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो अपना आंसर उनके आंसर से मैच कराना होता है। जो आप करिए ना, आप बोल रहे थे कि सर कैसे पता करें कि सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, तो वहाँ से वो क्या है, किसी भी कोचिंग का उठा लीजिए, हाँ रैंडम जो जैसे अभी फेमस कोचिंग उसका तो मेन से आंसर देते थे ना। अभी जैसे एक प्रश्न था उसमें, हाउ विल यू एक्सटेंड दैट मिडाइवल इंडियन टेंपल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। और इसमें उन्होंने पूरा मिडाइवल की जगह एशियन पे चल गया पूरा। हाँ पूरा एक पेपर रिवाइज का सॉल्व है, इसको उन्होंने पूरा बुद्धा और ये सब नहीं, मैंने मेक आईएएस की बड़ाई सुनी थी, कुछ लोग कह रहे थे अच्छा आपको जानना पड़ता है, जैसे दृष्टि का ले लिया, कुछ लोग की मैंने बहुत बड़ाई, कुछ लोग जैसे आप आँख बंद करके हिंदी देख रहे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक डायमेंशन जैसे भी क्वेश्चन, अच्छा हिंदी भी अब वो मिडाइवल भी आएगा, प्रश्न जो है वो नाम का एनसीए लेगा, कभी प्रश्न आ सकता है एनसीए आप पढ़ेंगे आपको समझना वो हम उसको अपनी लैंग्वेज में अब देखिए ये मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये काम करना रहता, अब कैमरा बंद कर दीजिए, ये काम करना रहता, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ,